हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 88 है और इससे पहले हम 87 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका? तो कुतुब मीनार का निर्माण, सबसे पहले बात करें तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो इसे शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था और यह सिर्फ एक ही मंजिला बनवाया पाया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद कुतुब मीनार का पूरा निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है, फिर अब हम बात करें क्वेश्चन की, तो कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। यह कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहते थे लेकिन इसे पूरा नहीं कर सके। फिर अब हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो यह खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश का शासक था और इसके बचपन का नाम था, इसके बचपन का नाम था अली गुरसप। अली गुरसप इसके बचपन का नाम था। और अलाउद्दीन खिलजी, इसने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना, किसकी? सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की इसने। और इसने चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई। ठीक है, चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी यह दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है ना, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था। और अलाउद्दीन के समय पर ही मंगोलों आक्रमण हुए। ठीक है ना, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। ठीक है ना, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। ओके, और अलाउद्दीन खिलजी, इसका गुलाम कौन था अलाउद्दीन खिलजी का? तो इसका गुलाम था मलिक काफूर। ये इसका गुलाम था और इसे हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना, हजार दिनारी के नाम से भी, ठीक है ना, हजार दीनारी के नाम से भी जाना जाता था मलिक काफूर, क्योंकि इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार देकर खरीदा था, इसलिए इसे हजार दीनारी भी कहा जाता था। ठीक है, फिर बात करें अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? तो दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। यह इनके दरबारी कवि थे। फिर बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी किला, हौज खास बनवाए। ठीक है ना, सीरी किला और हौज खास बनवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, फिर अब हम बात करें रजिया सुल्तान की। ठीक है, रजिया सुल्तान यह इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान यह दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला सुल्तान थी। ठीक है ना, एकमात्र मुस्लिम महिला सुल्तान थी। ठीक है,
रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। ठीक है, 1236 से 1240 तक शासन किया था रजिया सुल्तान ने, और इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। ठीक है ना, पर्दा प्रथा को त्याग कर यह खुले दरबार में आती थी। ठीक है ना, रजिया सुल्तान। फिर बात करें नसीरुद्दीन महमूद, तो नसीरुद्दीन महमूद यह गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का शासक था, और यह बलबन का दामाद था। ठीक है ना, बलबन का दामाद था। ठीक है ना, बलबन का दामाद था, और बलबन के द्वारा ही नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया था। ठीक है ना, सुल्तान बनाया गया था। ओके, फिर अब हम बात करें इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश यह गुलाम वंश का शासक था। ठीक है ना, यह गुलाम वंश का शासक था, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और इसने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है ना, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है ना, और इसने अपने शासन में चांदी का टंका और तांबे के जीतल सिक्के चलवाए थे। ठीक है ना, चांदी का टंका और तांबे के जीतल सिक्के चलवाए थे किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसे जाना जाता है, और ये हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पर है? तो ये है काराकोरम रेंज में। ठीक है ना, काराकोरम रेंज में यह स्थित है। फिर बात करें मकालू, तो मकालू यह दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। फिर बात करें माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है ना, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये है नेपाल तिब्बत सीमा पर। ठीक है, नेपाल तिब्बत चीन सीमा पर यह स्थित है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, फिर धौलागिरी, तो धौलागिरी यह दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, 7वीं सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। ठीक है ना, ये है नेपाल में है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत के वायसराय का नाम बताइए जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद एल्बर्ट बिल से थे। तो भारत के वायसराय का नाम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद एल्बर्ट बिल से थे, तो ये थे लॉर्ड रिपन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन यह भारत के वायसराय थे, और इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। फिर बात करें लॉर्ड डफरिन, तो यह भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। इनके कार्यकाल में क्या हुआ था? कार्यकाल में, तो इनके कार्यकाल में INC प्रारंभ हुई थी। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
शुरुआत हुई थी इनके कार्यकाल में, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, और इनके ही कार्यकाल में तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था इनके ही कार्यकाल में। फिर बात करें लॉर्ड मेयो, तो ये भी भारत के वायसराय थे और इन्होंने 1871 में भारत की पहली जनगणना करवाई। ठीक है ना, भारत में पहली जनगणना करवाई थी। ठीक है ना, भारत में पहली जनगणना करवाई थी किसने? लॉर्ड मेयो ने। फिर बात करें लॉर्ड लैंसडाउन, तो ये भी भारत के वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन ये भारत के वायसराय थे और इन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण किया था। ठीक है ना, डूरंड रेखा का निर्धारण किया था लॉर्ड लैंसडाउन ने। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? तो इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे कभी भी? तो ये हैं के कस्तूरी रंगन। राइट आंसर ऑप्शन ए, के कस्तूरी रंगन ये कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे। ठीक है ना, ये भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ओके, नेक्स्ट है, भारत में धूसर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत में धूसर क्रांति यह किससे संबंधित है? तो ये है उर्वरक उत्पादन से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उर्वरक उत्पादन से धूसर क्रांति ये संबंधित है। फिर बात करें सरसों उत्पादन, यह किस क्रांति संबंधित है? तो यह संबंधित है पीली क्रांति से। ठीक है, पीली क्रांति से संबंधित है सरसों उत्पादन, और कोयला उत्पादन और कच्चे तेल का उत्पादन यह काली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, काली क्रांति से संबंधित है कोयला उत्पादन और कच्चे तेल का उत्पादन। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और इसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो कौन सा बैंक है जो वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो ये है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन सी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका 1955 राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक ये बन गया और इसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं। ओके, नेक्स्ट है, कौन सी मस्जिद जो दिल्ली में बनी पहली मस्जिद मानी जाती है कुतुब मीनार के पास स्थित है? तो दिल्ली में बनी पहली मस्जिद कौन सी है जो कुतुब मीनार के पास स्थित है? तो ये है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ओके, नेक्स्ट है, कौन सी नदी पीली नदी के नाम से जानी जाती है? तो इनमें से कौन सी नदी है पीली नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये है हुआंग हो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हुआंग हो यह पीली नदी के नाम से जानी जाती है और यह यांगत्जी के बाद चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, हुआंग हो यांगत्जी के बाद, यांगत्जी ये चीन की सबसे लंबी नदी है और हुआंग हो ये चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और फिर बात करें अमूर, तो अमूर यह दुनिया की 10वीं सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, दुनिया की 10वीं सबसे लंबी नदी है। और मेकांग यह दुनिया की 12वीं सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, 12वीं सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, दुनिया की 12वीं और एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, सबसे
लंबी नदी है। ओके, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव थे ट्रिगविली। ट्रिगविली यह संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। फिर डैग हैमर स्कॉटलैंड यह दूसरे महासचिव थे, और यूथांट यह तीसरे थे, और कॉफी ये अन्ना ये 7वें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में है? तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व है? तो ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक डैश है? तो सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक ये है रेड डेटा बुक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेड डेटा बुक। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है? तो वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है कंपाइलर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंपाइलर। नेक्स्ट है बिग इंच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है? तो बिग इंच पाइपलाइन यह है पेट्रोलियम। ठीक है, बिग इंच पाइपलाइन यह पेट्रोलियम परिवहन करती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां किस वर्ष ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित की गईं? तो ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां किस वर्ष ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित की गई? तो ये की गई थी 1858 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को अंतः संयंदन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव नेत्र का भाग नहीं है? तो मानव नेत्र का भाग नहीं है तो ये है कर्णावृत्त यानी कि कोखलीय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोखलीय कर्णावृत्त ये मानव नेत्र का भाग नहीं है। बाकी कॉर्निया, सिलेरी मांसपेशी और आंख की पुतली ये तीनों ही मानव नेत्र के भाग हैं। ओके, नेक्स्ट है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। इसकी शुरुआत इस वर्ष में हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था और इसकी शुरुआत 1951, ठीक है ना, 1951 में हुई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है ना, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित ही पहली पंचवर्षीय योजना। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणीय चिंता का तथ्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक पर्यावरणीय चिंता का तथ्य नहीं है? तो ये है ओजोन परत का बढ़ना। राइट आंसर ऑप्शन डी, ओजोन परत का बढ़ना यह एक पर्यावरणीय चिंता का तथ्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उबरने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1944 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1944 में। नेक्स्ट है मनुष्यों में विलय नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जी उत्पाद वृक्क में डैश द्वारा निकासित किए जाते हैं। तो मनुष्य में विलय नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जी उत्पाद वृक्क में नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। नेक्स्ट है
कर्नाटक में मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस वंश का आधिकारिक निवास था? तो कर्नाटक में मैसूर पैलेस यह था वाडियार। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाडियार वंश का आधिकारिक निवास था। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 कोपा अमेरिका सॉकर टूर्नामेंट जीता? तो किस देश ने 2019 कोपा अमेरिका सॉकर टूर्नामेंट जीता? तो यह जीता था ब्राजील ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक हिस्सा था? तो इनमें से कौन सा प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक हिस्सा था? तो ये था भारत दो भागों में बट जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रक्षेपित निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह एक नेविगेशन उपग्रह है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह एक नेविगेशन उपग्रह है? तो ये है IRNSS-1L। ठीक है, यहाँ L है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, IRNSS-1L। यह एक नेविगेशन उपग्रह है। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास RRB NTPC 2025 की GK GS की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।